स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और इतिहास विषय में स्पेशल मैंने आप लोगों को गुप्त काल टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज मैं जिस मुद्दे पे आपसे बातचीत करने वाला हूँ वो है गुप्तोत्तर काल, यानी कि गुप्ता फेज को हम लोगों ने पढ़ चुका था, गुप्ता पीरियड को। आज जो टॉपिक चलेगी वो पोस्ट गुप्ता पीरियड से संबंधित चलेगी। तो इससे संबंधित मुद्दों को जरा हम आपको बता देते हैं कि आज हम लोग किन किन बिंदुओं पे बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा ये कहना होगा कि अगर अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए या अगर आप हमारे चैनल से अभी नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप कई लोगों के साथ सहयोग से मैं अपनी निरंतरता को जारी रख पाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग देंगे और हम आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण तथ्यों का बौछार अपने YouTube चैनल के माध्यम से करूंगा। तो मैं आशा करता हूं आप लोग मेरा साथ देंगे। आज की जो मुद्दा लेकर के मैं आपके बीच आया हूँ वो है गुप्तोत्तर काल। इसके पहले की इतिहास जब मैं पढ़ाते आया तो तमाम सारी पृष्ठभूमि में बनाते आया हूँ, लेकिन उन मुद्दों पे मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जाएगा। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ गुप्त काल पे। मैंने गुप्त काल आपको पढ़ाया था, तो गुप्त काल पढ़ाने के बाद मैंने बताया था गुप्त काल में 4-5 बातें बताया था मैंने। उन सारी बातों को बताने के बाद लास्ट में मैंने ये बताया गुप्त काल का अंत में हमने किया था पतन। और गुप्त काल का जब पतन हो जाता है तो गुप्त काल के पतन के बाद होता क्या है कुछ यहाँ समझ लीजिएगा। गुप्त काल के पतन के बाद क्या होता है, क्या हम लोगों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन सारी मुद्दे को यहाँ एक बार आप समझ लीजिए तो हो सकता है आगे की बात आप और आसानी से समझ पाएंगे। भारत में जब गुप्तों का शासन चल रहा था, गुप्तों का जब शासन चल रहा था तो गुप्त के शासन के बाद यहाँ की सत्ता जो थी धीरे धीरे यहाँ मध्य एशिया जो है, मान के चलिए यहाँ मध्य एशिया है। इस मध्य एशिया से कौन आ गए थे, मैंने पढ़ा था यहाँ से हुड़ चले थे। हुड़ों का आक्रमण हुआ था और हुड़ों का जो नेता था वो कौन बताया था, तोरमार मैंने बताया था, और मिहिर कुल था, ऐसा कुछ मैंने कुछ बताया था आपको। इसी के नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ, हुड़ों का आक्रमण हुआ। गुप्तों ने हुड़ों का सामना तो किया, स्कंदगुप्त का शासनकाल चल रहा था, मैंने आपको बताया था, सामना तो किया इन सब ने। लेकिन लास्ट में स्कंदगुप्त के मरने के बाद, इस गुप्तों में स्कंदगुप्त के मरने के बाद धीरे धीरे गुप्तों का पतन होना शुरू हो गया। और जब गुप्तों का पतन होना शुरू हो गया तो यूपी के ही कन्नौज में, यूपी के अगर कन्नौज की हम बातचीत करें तो कन्नौज में मौखरियों का जमाना आ गया, बंगाल में एक अलग शासन सत्ता आ गया, मालवा में एक अलग शासन सत्ता आ गया, बंगाल में अलग शासन सत्ता आ गया, गौड़ शासक आ गए, मालवा में शासक आ गए, गुजरात में शासक नए पैदा हो गए, गुजरात में हो गए। और इसी क्रम में देखा जाए तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो वातापी पे भी शासकों का जमाना आ गया। और ऐसे करते करते हरियाणा के हिंसार में भी, हरियाणा के थानेश्वर में भी एक नए शासक का जमाना आ गया। यानी कि गुप्तों के पतन के बाद ऐसे छोटे छोटे चारों तरफ तो छोटे छोटे कई राजवंशों का उदय होना शुरू हो गया। और उन सारे राजवंशों में देखा जाए तो एक राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जहां से पृष्ठभूमि तैयार करेंगे हम लोग सारे राजवंशों को पढ़ने के लिए। इन सारे राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश के रूप में ये थानेश्वर आएगा। और इस थानेश्वर की गद्दी को अगर देखा जाए, इस थानेश्वर की गद्दी को मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो यहाँ एक पुष्यभूति नामक व्यक्ति आएगा, यहाँ एक पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति आएगा, पुष्यभूति। और ये क्या करेगा, पुष्यभूति जो व्यक्ति आएगा ये पुष्यभूति वंश की स्थापना करेगा। यानी कि यहाँ पे पुष्यभूति वंश आ जाएगा, पुष्यभूति वंश। और इस वंश में छोटे छोटे कई शासक आएंगे। पुष्यभूति के बाद कोई ताकतवर नहीं आएगा, इसमें ताकतवर शासक आएगा इस पुष्यभूति वंश से ही ताल्लुकात रखने वाला चौथा नंबर का शासक, और उसका नाम होगा प्रभाकर वर्धन। उसका नाम होगा प्रभाकर वर्धन होगा। इस प्रभाकर वर्धन के पास देखा जाएगा तो एक राज्यवर्धन पुत्र होगा, राज्यवर्धन पुत्र होगा, एक हर्षवर्धन पुत्र होगा, हर्षवर्धन पुत्र होगा, और इसकी एक पुत्री होगी जिसका नाम होगा राज्यश्री। और इस राज्यश्री का शादी कर देगा इसी मौखरी वंशीय शासक, यही कन्नौज के मौखरी शासक गृहवर्मन से क्या करेगा, शादी कर देगा। और यहाँ से कहानी हो जाती है शुरुआत, यहीं से कहानी हो जाती है शुरुआत, क्योंकि युद्ध नीति चलती है। तो मैं इन सारे मुद्दों को चलता हूँ आपको अपने कहानी के माध्यम से बताने के लिए, सारी मुद्दों पे करता हूँ आपसे बातचीत।
तो आप लगे रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को मिस मत करिएगा, वीडियो को तेजी से भगा भगा के मत देखिएगा ऐसे तेजी से, क्योंकि हो सकता है कोई बात मैं ऐसा बोलूं जो जहां आपको न समझ आ पावे या छूट जाए, या जिस चीज की आप तलाश करते हो वो बात मैं उसी समय बोलूं जिस बात को आप छोड़ चुके हो। इसलिए पूरी वीडियो के साथ आप लगे रहिएगा, पूरी वीडियो के साथ। और गुप्त काल के पतन के बाद मैं बताता हूँ सारी रहस्य को। गुप्तोत्तर काल का जो उदय हुआ है, इस उदय में ये कैसे कहानी चलते आता है और लास्ट में इसका डिक्लाइन कैसे हो जाता है, इन सारी मुद्दों पे करता हूँ मैं आपसे बातचीत। जो पुष्यभूति वंश था, उस पुष्यभूति वंश का अगर हम लोग संस्थापक के रूप में देखें तो पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति था। ये पुष्यभूति जो पुष्यभूति वंश के संस्थापक के रूप में जाना जा रहा है, यह हरियाणा के थानेश्वर के आसपास ये अपनी सत्ता को स्थापित करने का काम किया था। अगर इस थानेश्वर की हम बात करें वर्तमान स्थिति में, तो ये करनाल जिला में है, हरियाणा के। और माना जाता है कि पुष्यभूति जो था, ये पुष्यभूति के बाद 2 से 3 शासक और आए, लेकिन वो कोई भी शासक बहुत योग्य और बहुत प्रबल रूप से अपनी सत्ता का संचालन नहीं कर पाए। यही कारण है कि धीरे धीरे जो पुष्यभूति वंश था, उस वंश का नाम धीरे धीरे समापन की ओर चला गया। और पुष्यभूति वंश के नाम पर उसी वंश से ताल्लुकात रखने वाला चौथा शासक आता है, जिसका नाम बताया जाता है, यानी पुष्यभूति वंश का ही चौथा शासक आता है, जिसका नाम बताया जाता है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन था। और ये प्रभाकर वर्धन जब आता है तो ये पुष्यभूति के नाम पर क्या करता है, एक नया वंश चालू करता है, और वो वंश रहता है वर्धन वंश। यानी कि इसको जरा ऐसे समझिएगा, सपोज करिए कि हरियाणा जो है इस हरियाणा के करनाल क्षेत्र में था। इस हरियाणा के करनाल क्षेत्र में जो अभी मैंने बताया स्वतंत्र राजाओं का उदय हुआ, अभी सारी कहानी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जो हरियाणा का करनाल क्षेत्र है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पुष्यभूति नामक व्यक्ति आता है और ये इसी नाम से एक वंश चला देता है, पुष्यभूति वंश करके। लेकिन इसके बाद 2-3 आते हैं, वो सब के सब कमजोर थे। जो 3 के बाद चौथा जो आता है, उसका नाम बताया जाता है प्रभाकर वर्धन आता है। और ये प्रभाकर वर्धन आता है तो पुष्यभूति जो वंश था, इस पुष्यभूति वंश को समाप्त कर देता है, यानी कि 3 शासक तक चला है वंश, और चौथे शासक में एक नया वंश इसी के जगह पर एक नए वंश को लॉन्च करता है। वो वंश था वर्धन वंश। यानी कि वर्धन वंश का संस्थापक देखा जाए कौन था, तो आप कहेंगे वो था प्रभाकर वर्धन था, जो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी के आसपास गद्दी पर बैठा। 6ठी शताब्दी के आसपास वर्धन वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन गद्दी पर बैठता है। और इस प्रभाकर वर्धन के पास देखा जाए तो 2 पुत्र थे, एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन बताया जाता है। यानी कि इसके पास 2 पुत्र जो दिखाई दे रहे, एक राज्यवर्धन है, एक हर्षवर्धन है, और इसके पास एक पुत्री थी जिसका नाम बताया जाता है राज्यश्री था। और इस राज्यश्री का जो विवाह करता है वो कन्नौज में करता है, यूपी के कन्नौज में करता है। और कन्नौज में एक मौखरी शासक था जिसका नाम बताया जाता है गृहवर्मन। इसी गृहवर्मन के साथ वो शादी कर देता है, यानी कि जो पुत्री इसकी थी राज्यश्री, उसका विवाह करता है गृहवर्मन के साथ, जो गृहवर्मन कन्नौज का मौखरी शासक के रूप में सत्ता का संचालन कर रहा था। यहाँ तक की बात तो आप समझिएगा। इसके बाद की जो बात है उसको जरा हम भारत का नक्शा बना देते हैं, यहाँ मैप बना देता हूँ, और मैप के माध्यम से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। मैप के माध्यम से इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पूरी बातों को ध्यान से देखते चलिएगा और अपने नोटबुक में इसको पेस्ट कर लीजिएगा। हुआ क्या है घटना, सपोज करिए यहाँ मैं पहले बना लेता हूँ, एक भारत बना लेता हूँ। यहाँ हम लोग एक भारत के माध्यम से समझेंगे इस बात को, तो हो सकता है कि आपको बातें बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाएं। सपोज करिए कि ये भारत है, हमारा ये एक भारत है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते, यहाँ पे हमें 3-4 क्षेत्रों को वर्णित करना है। एक हरियाणा का क्षेत्र ले लिया हमने, एक हम ले लेते हैं एमपी का क्षेत्र मालवा ले लेते हैं, एक हम क्या करते हैं विंध्याचल पर्वत ले लेते हैं, विंध्याचल पर्वत को ले लेते हैं, ये सारे क्षेत्र काम आएंगे। फिर हम ले लेते हैं यूपी ले लेते हैं,
और हम ले लेते हैं पश्चिम बंगाल ले लेते हैं। इतना क्षेत्र को हम लोग दर्ज करते हैं। इन सारे क्षेत्रों की कहानी से ही इसको हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। ये कौन सा क्षेत्र है, तो आप कहेंगे ये जो है, ये जो क्षेत्र है इसके बारे में आप ये बताइएगा कि ये थानेश्वर है, यानी कि इस क्षेत्र को आप क्या कहेंगे, ये क्षेत्र है थानेश्वर। ये थानेश्वर है जो हरियाणा में है। ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये कन्नौज है। कन्नौज यानी कि यूपी का कन्नौज है, यूपी का, हम लोग यूपी में है कन्नौज। और ये जो क्षेत्र है ये बंगाल क्षेत्र है, यहाँ बंगाल में लिख दिया। और ये जो क्षेत्र है ये मालवा क्षेत्र है, मालवा यहाँ लिखा मैंने, मालवा। और ये जो है ये है, इसको याद रखिएगा, ये विंध्य पर्वत है, ये विंध्य पर्वत है। इतने क्षेत्रों की जरूरत हम लोगों की इस वीडियो में पड़ेगी, इतने क्षेत्रों की जरूरत और इस टॉपिक में पड़ेगी समझने के लिए। अब कहानी को जरा मेरी गौर से समझते चलिएगा मैं क्या कहना चाहा। हमारा जो टॉपिक है मैंने आपको पूरी पृष्ठभूमि के अनुसार बताते हुए आया कि वर्धन पुष्यभूति वंश आया जिसका संस्थापक पुष्यभूति था, और क्षेत्र थानेश्वर हरियाणा पे शासन कर रहा था जो वर्तमान स्थिति करनाल जिला हरियाणा से ताल्लुकात रखता है। और वंश का चौथा शासक प्रभाकर वर्धन आता है, और प्रभाकर वर्धन जो था ये वर्धन वंश का संस्थापक बन गया। 6ठी शताब्दी के आसपास से राजा बन रहा, और उपाधि जो इसने धारण किया था वो धारण किया था महाराज धीराज की और परम भट्टारक की। प्रभाकर वर्धन जो था वो एक योग्य शासक था। प्रभाकर वर्धन जो था गुप्त काल के पतन के बाद आए तमाम छोटे छोटे, जितना मैंने बताया अभी आपको कि मालवा में शासन का सत्ता का उत्कर्ष होने लगा, बंगाल में सत्ता का उत्कर्ष होने लगा, पाल सत्ता उत्कर्ष में आ गए, चंदेल उत्कर्ष में आ गए। ऐसे तमाम सारे सत्ताओं का जो उत्कर्ष दिखाई दिया, उन सारे सत्ताओं के उत्कर्ष में सबसे शक्तिशाली रूप में अपने आप को साबित करके इतिहास के माध्यम से बताने का जो काम कर रहा है वो प्रभाकर वर्धन कर रहा है। ये बात इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि प्रभाकर वर्धन जो था उसने महाराज धीराज और परम भट्टारक की उपाधि को धारण करके गद्दी पे बैठ करके अपने शासन सत्ता की बागडोर को संचालित करने की कोशिश किया था। कहा जाता है कि जब महाराज धीराज गद्दी पर जब प्रभाकर वर्धन गद्दी पे का संचालन कर रहा था तो इसी के समय की घटना है जो मध्य एशियाई क्षेत्र थे। मध्य एशिया क्षेत्र से क्या हुआ, हुडों का भारत पे आक्रमण हो गया। भारत पे हुडों का आक्रमण तो वैसे गुप्त काल से ही मैंने बताया, स्कंद गुप्त के ही समय से हो गया था। तो हुडों का आक्रमण, और हुड नेता हमने बताया था वो तोरमार था। हुड नेता जो था तोरमार था या मिहिर कुल, इन दोनों के नेतृत्व में हुडों का आक्रमण शुरू हुआ था। बातों को जरा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। बात यह है कि जब भारत पे हुडों का आक्रमण शुरू हुआ तो उस समय हुडों का नेतृत्व करने के लिए प्रभाकर वर्धन खुद नहीं जा रहा है। प्रभाकर वर्धन खुद नहीं जा रहा, बल्कि अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को भेज दिया कि भैया तुम चले जाओ, हुड आक्रांता जो भारत की धरती की तरफ आ रहे हैं उन हुड आक्रांताओं का दमन कर देना, जो भारत की इस भारतीय भौगोलिक सीमा में आकर के हम लोगों के सामरिक महत्व से फैले हुए राज्य क्षेत्र पर किसी प्रकार का अत्याचार या अनीति का कार्य न कर पाए। इसलिए प्रभाकर वर्धन ने क्या किया, अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को क्या करेगा, भेजेगा। ये राज्यवर्धन जो होगा ये चलेगा, और राज्यवर्धन इधर से चल रहा कौन, तो हम कहेंगे राज्यवर्धन चल रहा। और इधर से कौन आ रहा है, तो हम कहेंगे हुड आ रहे हैं। इसको यहाँ हम कर लेते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा राज्यवर्धन चल रहा है। ये इधर से राज्यवर्धन आया, इधर से हुड आए, और दोनों के बीच क्या हो रहा है, युद्ध जारी हो गया। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। युद्ध का जो परिणाम था वो राज्यवर्धन के पक्ष में चल रहा था। हुड सत्ता जो थी वो दमनकारी स्थिति में पहुंच चुकी थी, लेकिन राज्यवर्धन का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। राज्यवर्धन के पास एक मैसेज ये गया युद्ध क्षेत्र में ही कि जो उसके पिता प्रभाकर वर्धन थे वो प्रभाकर वर्धन अपनी बीमार स्थिति को अब झेल नहीं पाएंगे, यानी कि उनकी जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय हो चुकी है, बहुत ही बुरी हालात से वो गुजर रहे हैं। इसलिए राज्यवर्धन क्या करता, युद्ध को यहीं स्थगित कर देता है और यहाँ से लौट के सीधे आता है अपने पिता की नाजुक हालात को सुन करके वो लौट के युद्ध क्षेत्र से आता है। तो यहाँ आने के बाद देखता है कि जो इसके पिता थे प्रभाकर वर्धन, इस प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई होती है।
यानी कि प्रभाकर वर्धन जो थे राज्यवर्धन के लौट के आने तक अपने जीवन की अंतिम सांस को ले चुके थे, यानी कि वो सदा सदा के लिए सो गए थे। राज्यवर्धन के समक्ष चुनौती ये खड़ा हो गया कि इतना मासूम नौनिहाल जो युद्ध नीति और युद्ध कौशल क्षमता से पारंगत नहीं है, ऐसे व्यक्ति को राजशाही सत्ता का संचालन करने के लिए अगर दे दिया जाए तो वो किस तरह से राजशाही सत्ता की बागडोर को संचालित कर पाएगा, ये राज्यवर्धन के लिए एक चुनौती की बात थी। लेकिन राज्यवर्धन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिता को न रहने के बाद अपने राजशाही सत्ता को हमें संचालित करना है, इस उद्देश्य को लेकर के राज्यवर्धन क्या करता है, इस वर्धन वंश की गद्दी पर बैठता है और बन जाता है राज्यवर्धन राजा। यानी कि पिता की मृत्यु के बाद, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद अब कौन आता है उत्तराधिकार के रूप में, तो हम कहेंगे कि जो प्रभाकर वर्धन था उस प्रभाकर वर्धन का ही पुत्र उत्तराधिकार के रूप में आता है, जिसका नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन जब गद्दी पर बैठता है तो राज्यवर्धन के गद्दी पे बैठने के समय दो चुनौतियां सबसे प्रमुख रूप से आती हैं। दो चुनौती आती हैं जो बहुत ही भयानक चुनौती थी। पहला चुनौती तो ये था कि हुड़ों के साथ उसने युद्ध किया था, हुड़ों को पराजित नहीं किया था, उस युद्ध नीति को पूरी तौर तरीके से पालन कर करके हुड़ों की सत्ता का उन्मूलन नहीं किया था, दमन नहीं किया था। उससे पहले ही पिता की विपरीत स्थिति को देख करके रणयुद्ध से उसने घूम करके वापस चला आया था। तो एक चुनौती तो ये था कि हमें हुड़ों की सत्ता का दमन करना है, और दूसरी चुनौती उसके सामने ये आ गई कि जो कन्नौज ये क्षेत्र है, इस कन्नौज पे राज करने वाले मौखरी वंश के राजा था, मौखरी वंश का राजा था, और उस राजा का नाम बताया जाता है, यहाँ मैंने लिखा होगा, मौखरी वंश का राजा था और उसका मौखरी वंश के राजा से ही उसने किया था। यहाँ गृहवर्मन जो है इसी से अपनी बहन का उसने शादी कर दिया था। यानी कि कन्नौज की गद्दी पे कौन बैठा है, गृहवर्मन बैठा था। और ये गृहवर्मन, यहाँ मैं यहीं पे राज्यश्री को कर देता हूँ, यहीं पे राज्यश्री को भी लिख देता हूँ। यानी कि पिता के मरने के बाद जो राज्यवर्धन गद्दी पे बैठ रहा, उसके सामने दो चुनौती में पहली चुनौती हुड़ आक्रांताओं का दमन करना, और दूसरी चुनौती क्या आई जरा उसको देखिएगा। दूसरी चुनौती ये आ गई कि जो ये मालवा है, जो बंगाल है, इस बंगाल और मालवा पे अलग अलग शासकों का शासन काल चल रहा था। बंगाल पे शासन कौन कर रहा था, तो याद रखिएगा, बंगाल पे शासन कर रहा था गौड़ शासक था शशांक, और मालवा पे शासन कौन कर रहा था, देवगुप्त कर रहा था। यानी कि यहाँ का राजा कौन था, तो कहेंगे देवगुप्त था, देवगुप्त, और कहेंगे यहाँ का राजा कौन था, तो कहेंगे शशांक था, शशांक था, यहाँ का राजा शशांक था। बात दरअसल कुछ ये थी कि राज्यवर्धन यहाँ की गद्दी पर बैठा, यहाँ बना राजा। राज्यवर्धन जो था, ये राज्यवर्धन बनता है यहाँ का राजा, और राजा बनने के बाद ये सोच रहा है कि मैं इधर युद्ध करने चलूं और इन हुड़ों को समाप्त करूं। लेकिन कुदरत ने इसको हुड़ों से दोबारा युद्ध करने का मौका नहीं दिया, उससे पहले ही इसके जीवन काल के अलग मोड़ को ला देता है, और ये दूसरे मोड़ में घूम जाता है, और उस मोड़ में घूम कर ही ये अपने जिंदगी के अंतिम सांस को लेते हुए इतिहास बन जाता है। वो घटना दरअसल कुछ ये घटा था कि राज्यवर्धन के गद्दी पे बैठने के समय इसको फिर एक सूचना मिलता है, और वो सूचना ये मिलता है कि जो इसकी बहन की शादी हुआ है, जो इसके बहन की शादी हुआ है यहाँ कन्नौज पर, इस बहन के ऊपर दो आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया है। वो दो आक्रांता कौन थे, एक आक्रांता था बंगाल का शासक, एक आक्रांता था बंगाल का शासक शशांक, और दूसरा आक्रांता था मालवा का शासक देवगुप्त। ये दोनों मिलकर के इस गृहवर्मन के ऊपर अटैक कर दिए थे, और दोनों की सत्ता जो थी, ये दोनों की सत्ता गृहवर्मन के विपरीत थी, यानी कि गृहवर्मन की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए थी। जब यहाँ से राज्यवर्धन इस सूचना को पाता है तो अपनी बहन को बचाने के लिए ये चलता है, और अपने इनको गृहवर्मन को बचाने के लिए चलता है। लेकिन बहन और गृहवर्मन को कैसे बचा पाए, जब तक ये पहुंचे उससे पहले कुछ घटना घट चुका था। वो घटना ये था
कि जो जो बंगाल का शासक शशांक था और मालवा का शासक देवगुप्त, ये दोनों आपस में मिलके एक साथ दोनों धावा बोले थे गृहवर्मन पे, और गृहवर्मन को क्या किए थे, सब मार दिए थे सब, और राज्यश्री को क्या किए थे, सब कैद में ले लिए थे सब। घटना क्या घटा, राज्यवर्धन अभी वहां पहुंचे उससे पहले उसको क्या दिखाई दे रहा है कि उसकी बहन को कैद कर लिया गया है, और बहन की शादी जिससे किया था उसको दोनों राजा मिल करके मार देते हैं। वो गृहवर्मन की देहावसान हो चुकी थी। राज्यवर्धन जो था बहुत आक्रोश में था। कोई भी व्यक्ति इस परिस्थिति को देखेगा तो पूरी आक्रोश में आ जाएगा, और आक्रोश में आकर के ये क्या करता है, ये आता है और बंगाल का जो शासक है शशांक, इस शशांक को क्या करता है, पराजित कर देता है। बंगाल का जो शासक शशांक है उस शशांक को भयानक तरीके से पराजित कर देता है। लेकिन शशांक को तो ये पराजित कर देता है, देवगुप्त जो देवगुप्त था, यहाँ जरा बात समझिएगा, जो देवगुप्त था इस देवगुप्त को भयानक तरीके से क्या करता है, पराजित कर देता है। लेकिन शशांक जो था, इस शशांक को अभी पराजित नहीं कर पाया। ये राज्यवर्धन देवगुप्त को पराजित ही नहीं किया था बल्कि इसकी जिंदगी को भी समाप्त कर दिया था, यानी कि देवगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी राज्यवर्धन के हाथों से। राज्यवर्धन इसको मार देने के बाद बहुत ही कूटनीतिक जाल में फंस चुका था, और वो कूटनीतिक जाल शशांक का था, गौड़ शासक शशांक का था। शशांक ने क्या किया, देवगुप्त के मर जाने के बाद शशांक ने क्या किया, यही मौके वारदात पे क्या किया, राज्यवर्धन यहाँ आया ही था युद्ध के लिए, यहीं पे राज्यवर्धन को भी मार के खत्म कर देता है। यानी कि प्रभाकर वर्धन भी खत्म हो गया और राज्यवर्धन भी खत्म हो गया। बचा अब एक मासूम नौनिहाल हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन बचता है जो वर्धन वंश की सत्ता का संचालन करता बनेगा। लेकिन हर्षवर्धन जो था, ये हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे कैसे, उसको तो युद्ध नीति बिल्कुल पता नहीं था। उसे सत्ता का संचालन कैसे किया जाएगा ये बिल्कुल पता नहीं था। फिर भी उसकी सेनापति के रूप में एक सिंहनाद करके मुख्य सेनापति उसका था, जिसपे बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। कहा जाता है किसी सिंहनाद के कहने पर यशोमती का जो पुत्र था और प्रभाकर वर्धन का जो पुत्र था, वो 606 ईस्वी में जा करके अपने राज्यवर्धन भाई के उत्तराधिकार के रूप में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठ जाता है। यानी कि अब राजा बनेगा हर्षवर्धन। और जब हर्षवर्धन राजा बनता है तो हर्षवर्धन के सामने दो फिर चुनौती सामने आती है। वो दो चुनौती क्या थी, एक चुनौती था गुजरात क्षेत्र पे धावा बोलना, और दूसरा चुनौती था बंगाल के शासक शशांक को पराजित करना। क्यों चुनौती था, इसलिए था क्योंकि मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक, ये दोनों लोग आपस में मिल करके युद्ध किए थे, और गृहवर्मन जो था, जो उसके बहन का हस्बैंड था, उसको मारे थे लोग। लेकिन राज्यवर्धन ने आके मालवा के शासक देवगुप्त को तो जान से मार दिया, लेकिन शशांक ने बच गया, शशांक ने, और शशांक खुद राज्यवर्धन को मारा था। इसलिए हर्षवर्धन के टारगेट पे कौन था, शशांक था। और शशांक केवल मारा ही नहीं था, बल्कि शशांक ने इसकी बहन राज्यश्री को अपने कब्जे में ले चुका था, अपने अंडर में ले चुका था। हर्षवर्धन के सामने ये बहुत मुसीबत भरी चुनौती थी। वो युद्ध नीति के माध्यम से किस तरह से शशांक के साथ युद्ध करेगा, ये बहुत विपरीत परिस्थिति उसके सामने आके खड़ा हो गई थी। बावजूद इसके हर्षवर्धन अपने सेनापति की बात को मानता है, और सेनापति की बात को मान करके वो सिंहनाद के गद्दी पर बैठ जाता है, और गद्दी पर बैठने के बाद अपने दुश्मन के साथ वो बदला लेने के लिए चलता है। और वो दुश्मन कौन है, वो दुश्मन हर्षवर्धन जो यहाँ की गद्दी पे बैठा है, इसका दुश्मन कौन है, तो ये दुश्मन तो खत्म हो चुका है, यही एक दुश्मन बचा है, यानी कि चलता है बंगाल के शासक शशांक के खिलाफ युद्ध करने के लिए। ये जब रास्ते में आता है तो कुछ दूर तक आया था, चल रहा था, ये पहले कन्नौज के लिए अपनी बहन के पास जा रहा था, लेकिन कुछ दूर तक आया था। अब हर्षवर्धन को फिर जाके एक सूचना मिल रहा है, और वो सूचना ये मिला था
कि जो इसकी बहन है राज्यश्री, ये राज्यश्री अपने पति के मृत्यु के बाद और अपने अपमान होने के बाद वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और वो सती प्रथा का पालन करने के लिए विंध्याचल पर्वत की तरफ चली गई है। यानी कि राज्यश्री जो है वो किधर यहाँ से चली गई है, राज्यश्री जो है वो यहाँ से निकली है और विंध्याचल पर्वत की तरफ चली गई है सती प्रथा का पालन करने के लिए। यानी कि वो अपने आप को जीने के नाम पे कलंक घोषित कर रही है। हर्षवर्धन यहाँ से चल रहा था बहन की सुरक्षा के लिए, लेकिन सूचना पाने के बाद ये यहीं से मुड़ जाता है और यहीं से मुड़ करके वो क्या करता है, यहाँ से चलता अपनी बहन की तलाश के लिए। बहन की तलाश के लिए जाता है, लेकिन वहीं उसको मिल जाते हैं, रास्ते में ही उसके पास मिल जाता है कामरूप के जो राजा थे, उनका नाम बताया जाता है भास्कर वर्मन। उस कामरूप के राजा भास्कर वर्मन का दूत था हंस बेग, उसका नाम बताया जाता है। कामरूप के राजा थे, कामरूप के राजा थे और इस राजा का नाम बताया जाता है भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन राजा का नाम बताया जाता है और इनका एक दूत था जिस दूत का नाम बताया जाता है, इस दूत का नाम बताया जाता है, लिख लीजिएगा हंस बेग, उस दूत का नाम बताया जाता है। ये हंस बेग जो था यही रास्ते में मिल जाता है और रास्ते में मिल करके हर्षवर्धन से कहता है कि आप धैर्य रखिए और युद्ध नीति का जो पालन करना चाहते हैं उसमें हम आपका साथ देंगे और हम आपका साथ देंगे। इस बात की सूचना हमारे राजा कामरूप के जो राजा हैं भास्कर वर्मन, वो आपके पास हमको दूत बना के भेजे हैं मैत्री संबंध को स्थापित करने के लिए। हर्षवर्धन जो था वो अकेलापन ऐसे महसूस कर रहा था, उसने क्या किया, हंस बेग दूत की बात को स्वीकार कर लिया और भास्कर वर्मन राजा से क्या किया, दोस्ती कर लिया। क्यों दोस्ती किया, इसलिए क्योंकि दुश्मनों के साथ उसको चुनौती का सामना करना था, इसलिए दोस्ती कर ली। और यहाँ से फिर चल पड़ा, वो सीधे आया विंध्याचल पर्वत के आसपास चला है। विंध्याचल पर्वत के आसपास जब आता है तो विंध्याचल पर्वत के आसपास क्या होता है, एक बौद्ध आचार्य से उसकी मुलाकात हो जाती है और वो बौद्ध आचार्य थे दिवाकर गुप्त। वो बौद्ध आचार्य कौन थे, तो कहिएगा वो बौद्ध आचार्य जो थे उनका नाम बताया जाता है दिवाकर गुप्त। इस दिवाकर गुप्त ने क्या किया, हर्षवर्धन की समस्याओं को सुना और हर्षवर्धन से कहा कि अगर विंध्याचल पर्वत के आसपास आपकी बहन आई है सती होने के लिए तो निसंदेह ये मेरा क्षेत्र है, मैं आपकी बहन को ढूंढ निकलवाने में पूरा सहयोग करूंगा। तो उन्हीं दिवाकर गुप्त के सहयोग से हर्षवर्धन यहाँ क्या करता है, अपनी बहन की तलाश करता है और अपने बहन को पा जाता है। और बहन को जब पाता है तो ये बहन को जैसे पा जाता है वो खुशी के मारे उसको रहा नहीं गया और जो दिवाकर वर्मन बौद्ध आचार्य थे, इसी दिवाकर वर्मन से क्या करता है, वो दीक्षा ले लेता है बौद्ध धर्म का। और हर्षवर्धन यही वो समय था जब हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है, यानी हर्षवर्धन जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसी दिवाकर गुप्त से वो क्या करता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है और यहाँ से बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद सीधे ये चलता है गुजरात क्षेत्र में। और गुजरात क्षेत्र का एक शासक था, यहाँ राज कर रहा था, वो भी राजा बहुत ज्यादा इसको तंग किया था जब ये थानेश्वर की गद्दी पे था। और उस राजा का नाम था, उस राजा का जो नाम बताया जाता है इतिहास में, वो नाम उसका था ध्रुव। उसका नाम लिख लीजिएगा, उसका नाम जो था वो था ध्रुव से द्वितीय था। यानी कि हर्षवर्धन अपनी बहन को तलाश लेता है। तलाशने के बाद वो दिवाकर गुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। दीक्षा लेने के बाद यहाँ से गुजरात चलता है और ध्रुवसेन द्वितीय को क्या करता है, परास्त कर देता है। ध्रुवसेन द्वितीय परास्त हो गया, एक दुश्मन यहाँ खत्म हो गया। एक दुश्मन को इसका भाई ने मार दिया था, अब बस यही एक दुश्मन बचा है। अब यहाँ से जाता है अपने राजगद्दी पे और यहाँ से आता है फिर कन्नौज में, और कन्नौज में आता है तो यहाँ से क्या करता है, थानेश्वर से अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर लेता है और कन्नौज में लाके अपनी राजधानी बना लेता है और कन्नौज का नाम रखता है महोदय नगर। कन्नौज का नाम क्या रख दिया, महोदय नगर रख दिया और राजधानी बना लिया। और कन्नौज की गद्दी पर बैठ करके यह हमला बोलता है शशांक के ऊपर और शशांक की भी सत्ता को क्या करता है, परास्त कर देता है।
शशांक की भी सत्ता को क्या करता है, परास्त कर देता है। यानी कि उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो उत्तर भारत के जितने सारे राजवंश इसके दुश्मन के रूप में थे उस पे हर्षवर्धन अपना विजय प्राप्त कर लेता है। अब हर्षवर्धन उत्तर का एक स्वतंत्र बादशाह बन गए। जिस समय हर्षवर्धन उत्तर भारत का स्वतंत्र बादशाह बन रहा है उसी समय दक्षिण भारत में भी अपने आप को एक राजा स्वतंत्र बादशाह के रूप में घोषित किया था, और वो राजा था वातापी बादामी का, यानी कि कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र का वो राजा था। कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र का, और उस राजा का जो नाम था ये वादामी का राजा था, वातापी या वादामी का राजा था। और ये वातापी या वादामी का जो राजा था उसका नाम जो था बताया जाता है इतिहास के माध्यम से, वो राजा जो था वो हर्षवर्धन के साथ संग्राम करेगा, हर्षवर्धन के साथ क्या करेगा, युद्ध करेगा। अब देखा जाएगा यहाँ इतिहास कुछ अजीबोगरीब रूप लेने वाली है। यानी हर्ष जो है ये शशांक को भी पराजित कर दिया, हर्ष जो है गुजरात के शासक धुरूसेन द्वितीय को भी पराजित कर दिया। अभी कहाँ बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है दक्षिण में वादामी के आसपास। वादामी के आसपास जब चलता है तो वादामी के आसपास चालुक्य नरेश राजा राज कर रहे थे, उनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। और ये नर्मदा नदी के आसपास क्या करते हैं, हर्ष को हरा देते हैं। और ये घटना है लगभग 630 से 34 ईस्वी के आसपास। और इस घटना का उल्लेख जो किया गया है वो पुलकेशिन द्वितीय का ही एक राजकवि था जिसका नाम था रविकीर्ति। इस रविकीर्ति का एक ऐहोल अभिलेख लिखा गया है। इसी ऐहोल अभिलेख में ये बात लिखा गया है कि उत्तर भारत में हर्षवर्धन जो था जब अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया तो उसी समय दक्षिण भारत में वादामी पे शासन करने वाला पुलकेशिन द्वितीय भी अपनी शक्ति का विस्तार किया था। और ये अपनी शक्ति का विस्तार करके यहाँ से क्या करता है, उत्तर की तरफ चलता है। और ये अपनी शक्ति का विस्तार पूरा करके इधर आते हैं और नर्मदा नदी घाटी के आसपास दोनों की सेनाओं के बीच में एक घमासान युद्ध होती है। और इस घमासान युद्ध का जो परिणाम निकला था वो ये था कि उत्तर भारत की चमकती हुई सत्ता की बागडोर को संचालित करने वाला एक शक्तिशाली बादशाह हर्षवर्धन की भयावह तरीके से पराजय हो जाती है। और दक्षिण भारत पे शासन करने वाला वातापी या वादामी का चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय अपनी सत्ता के परिचय को फहराते हुए भारतीय इतिहास की गौरव गाथा को मजबूत कर देता है। और कहा जाता है कि इस घटना का जो उल्लेख मिलता है ये घटना 630 से 34 के आसपास हुई थी जब दोनों के बीच युद्ध छिड़े थे। और इस घटना का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय का ही राजकवि रविकीर्ति करता है, जो रविकीर्ति अपना एक ऐहोल अभिलेख लिखा है। इसी ऐहोल अभिलेख में इस युद्ध का वर्णन करता है। तो ये तो मैं गद्दी पे बैठाने तक की पूरी आपको कहानी बताया, लेकिन गद्दी पे बैठने के बाद हर्षवर्धन क्या करता है, कौन सी उपाधि लेता है, कौन सा उसके दरबार में विदेशी यात्री आते हैं, कौन सा वो किताब लिखता है, या कौन कौन सी उसके जीवन की और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, हम उन मुद्दों पे चलते हैं आपसे बातचीत करने। ये आप परीक्षा के दृष्टिकोण से जितनी सारी मैंने ये बातें लिखा है ये लिख लीजिएगा। ये मैं जो कहानी बनाया हूँ वीडियो को 1-2 बार अगर चाहे तो आप बार बार इसको देख सकते हैं। कहानी को समझना आपको जरूरी है, अगर समझ पाएंगे तभी इस पेज को आसानी से आप समझ पाएंगे। नहीं तो रट्टा तोता के लिए अगर काम करना है तो किताबों में भरे डाटाओं को पढ़ते रहिएगा। 2-4 बार पढ़ने के बाद फिर 5वीं बार नहीं पढ़ने पे वो डाटा आपके दिमाग से यानी कि आपकी मस्तिष्क की भावनाओं से ही डिलीट हो जाने वाली है। इसलिए कोशिश करिएगा कि बार बार इसको पढ़ते रहिएगा। और यहाँ विशेष करके इस कहानी को जो मैंने बताया बहुत ही स्ट्रक्चरल कहानी बताया, इस पूरी कहानी को आप याद रखिएगा, पूरी कहानी को याद रखिएगा। इतनी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इतनी बातों का। उसके बाद इतनी सारी बातों के बाद मैं हर्षवर्धन से जुड़ी हुई उन मुद्दों पे बात करता हूं जो एक लाइनर है और वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो भी महत्वपूर्ण है। इतनी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और बढ़ता हूं मैं, अभी हर्षवर्धन कंप्लीट नहीं हुआ, हर्षवर्धन की अगली बात को बताने के लिए। हर्ष जो था, इस हर्ष के अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं। हर्ष का जो अन्य नाम था ये शिलादित्य करके था। इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था, यानी कि अपने आप को एक शक्तिशाली शासक के रूप में इसने घोषित भी किया था। और ऐसा मैंने सारी कहानी अभी आपको बता ही दिया। राजकवि के रूप में अगर देखा जाए तो वाणभट्ट इसका था। और इस वाणभट्ट जो था ये हर्ष चरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह जैसी पुस्तकों की रचना करने वाला था। ये सारी चीजें आपको याद रखना चाहिए।
ये नहीं कहा जा सकता कि वाणभट्ट इसका राज कवि था। हर्ष जो था, ये हर्ष भी वास्तव में नाटककार के रूप में और कवि के रूप में, दोनों रूप में अपने आप को घोषित करता है। हर्ष के द्वारा रचित जो नाटक है प्रियदर्शी रत्नावली और नागानंद, ये 3 प्रमुख नाटक उसके हर्ष द्वारा स्वयं नाटक का उल्लेख किया गया। कहा जाता है कि हर्ष जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब अपनी बहन की तलाश करने में उसने दिवाकर गुप्त की सहायता लिया था, तो उसी दिवाकर गुप्त के माध्यम से क्या किया, उसने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को स्वीकार कर लिया, यानी कि कहेंगे कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके अलावा कहा जाता है कि उसका नियम था वो 500 ब्राह्मण और 100 बौद्ध भिक्षुओं को नियमित रूप से भोजन करवाता था। यानी कि उदारता की दृष्टिकोण से हर्षवर्धन अपने आप को इतिहास में एक रोचकदार शासक के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि वो 500 ब्राह्मणों को और 100 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन करवाता था प्रतिदिन की, वो ऐसी उसके अपने एक ऐसा उसका दिनचर्या था। कहा जाता है कि हर्ष जो था वो कन्नौज और प्रयाग में विशाल धर्म सभा का आयोजन करवाता था, और जो विशाल धर्म सभाओं का आयोजन करवाता था, इन धर्म सभाओं को महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता है। प्रयाग में स्पेशल जो आयोजित करवाया था धर्म सभा, इसको महामोक्ष परिषद कहा जाता है। और ये जो महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था, ये हर 5 वर्ष में करवाता था। इस बात को आपको याद रखना है, प्रत्येक 5 वर्ष में वो महामोक्ष परिषद का महामोक्ष परिषद करवाता था। और उस महामोक्ष परिषद में हर्षवर्धन क्या करता था, पहले दिन वो क्या करता था, वो 4 दिन उपवास रहता था। 4 दिन उपवास रहता था। पहले दिन भगवान बुद्ध की पूजा करता था, दूसरे दिन वो भगवान सूर्य की पूजा करता था, तीसरे दिन भगवान शिव की पूजा करता था, और चौथे दिन वो दान पुण्य करता था, यानी कि सर्वस्व न्यौछावर करता था। ये इस बात को भी साबित करता था कि राजा जो है वो प्रजा के हित के लिए पूरी तत्परता के साथ अपने आप को समर्पित करने की ताकत रखती है, ऐसा कुछ अपने आप को बताता है। जब ये 6वें नंबर का महामोक्ष परिषद करवा रहा था, यानी कि 5 साल पे एक करवाता था, तो 6वां करवाया होगा, यानी कि 30 साल के बाद की ये घटना है। तो 6ठे महामोक्ष परिषद करवा रहा था। इसी समय हर्ष के राज दरबार में एक चीनी यात्री आता है, जिसका नाम बताया जाता है ह्वेनसांग। ये ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में ही आया था। जब हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, तो उस समय हर्षवर्धन 6ठा महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाया था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो आया था चीनी यात्री ह्वेनसांग ने, उसने भारत के बारे में वर्णन किया था, और जो वर्णन किया वो सी यूकी नामक एक ग्रंथ की रचना किया है। इसी ग्रंथ में उसने भारत विषय पूरी वर्णन को दर्ज किया। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा जो था बताया जाता है सूती वस्त्र के लिए विख्यात था, और वाराणसी जो था ये रेशमी वस्त्र के लिए विख्यात था, ऐसा हर्षवर्धन उल्लेख करता है। हर्ष के समय जब हर्ष आया था, तो भारत में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था उत्तर के क्षेत्रों में, वो नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय था। और ह्वेनसांग जब आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय था, और ह्वेनसांग ने क्या किया, स्वयं नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग अपना पढ़ाई कर रहा था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर थे, वो वाइस चांसलर आचार्यशील भद्र थे, यानी कि कुलपति आचार्यशील भद्र उस समय थे। अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन के शासन काल में राजस्व का जो स्रोत वसूला जाता था, वो राजस्व का स्रोत जो था वो कर था, और कर 3 तरह से लिए जाते थे। कर जो था राजस्व का स्रोत, उपज का 1/6 हिस्सा लिया जाता था, और कर 3 तरह से लिया जाता था। एक भाग कर था जो भूमि कर था, ये 1/6 लिया जाता था। एक बलि था जो उपहार कर था, और एक हिरण्य था जो नकद के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा हर्ष से जुड़ी हुई कुछ अतिरिक्त मुद्दों पे अगर हम बातचीत करते हैं, तो हर्ष के ही शासन काल से संबंधित सिंहनाथ जो था हर्ष का स्पेशल महासेनापति के रूप में नियुक्त किया हुआ था। कुमारामात्य जो था ये जिलाधिकारी के हैसियत से काम करता था। अवंती जो था ये युद्ध और शांति दोनों के रूप में मंत्रालय चलाता था, यानी युद्ध और शांति मंत्री के रूप में था। महाबलाधिकृत जो था सर्वोच्च सेनापति के रूप में था। बलाधिकृत जो था वो सेनापति था, और कुंतल अश्व सेना का मुख्य सेनापति कहलाता था। इसके अलावा दीर्घध्वज जो होता था ये राजकीय संदेश वाहक होता था, यानी कि राजा का संदेश को ले जाने वाला होता था, यानी कि पोस्टमैन की तरह ये होता था।
इतनी सारी बातें मैंने गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड आपको पूरी मुद्दों पे बातचीत किया है। पहले मैंने आपको पुष्यभूति वंश बता दिया, फिर मैंने आपको वर्धन वंश बता दिया। वर्धन वंश में मैंने राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों की कहानी बताया। उसकी बहन राज्यश्री और ग्रीववर्मन की कैसे मृत्यु होती इसके बारे में मैंने पूरी दर्ज किया कहानी को, और साथ ही साथ पूरे तथ्यों का बौछार कर दिया है जो आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक है। और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा से अगर सवाल हर गुप्तोत्तर काल से उठा देता है तो मान के चलिए अगर एग्जामिनर अपनी जिंदगी में 100 सवाल गुप्तोत्तर काल से बनाएगा तो लगभग 90 से 95 सवाल आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं। इस बात का मैं दावा कर रहा हूँ, इस बात का मैं दावा कर रहा, या तो आप चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर से मैच करा सकते हैं। इतनी सारी बातों को आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इतनी सारी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और अगर आप हमारे चैनल से अगर नए जुड़े हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप कई लोगों के साथ और सहयोग से मैं अपनी निरंतरता को जारी रख पाऊंगा। तो आप लोग मेरा साथ और सहयोग देंगे और हम आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण तथ्यों का बौछार अपने YouTube चैनल के माध्यम से करूंगा, जो निसंदेह आपके भविष्य के उत्थान के लिए काफी लाभदायक साबित होने वाला है। तो इन सारे मुद्दों को कवर करते चलिए। मैंने उत्तर भारत के इतिहास को कंप्लीट कर दिया। अब उत्तर भारत में देखेंगे, अब हमारी जो अगली क्लास आएगी वो उत्तर भारत में हर्षवर्धन के सत्ता के पतन के बाद धीरे धीरे तमाम छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो जाएगा। जब हम लोग पढ़ेंगे पाल वंश, चंदेल वंश, चौहान वंश, ऐसे करके तमाम सारे वंशों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को पढ़ना है जो कन्नौज की गद्दी पे आकर के हर्ष बैठा था, इस कन्नौज की गद्दी पे 3 पक्ष से संबंध होगा जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। यानी कि अगली टॉपिक के साथ जब मिलता हूं मैं आपसे तो हमारा टॉपिक होगा त्रिपक्षीय संघर्ष। तो इतनी सारी बातों को करते चलिए कवर आप, और मेरा साथ सहयोग देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करवाते चलिए। तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाजत और अगले एपिसोड में जब मिलता हूं त्रिपक्षीय संघर्ष के साथ आपसे मिलता हूं और करता हूं बातचीत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।